सुप्रभात बच्चों। कहानी है आरोहण। और आरोहण कहानी में पिछले अंक में आपको जो पढ़ाया था उससे आगे इस वीडियो के माध्यम से आपको पढ़ाया जा रहा है, तो आप ध्यान से सुनेंगे। पिछले अंक में आपको यहाँ तक पढ़ा दिया गया था कि भूप सिंह अपने छोटे भाई रूप सिंह को अपने पिताजी के द्वारा बचपन में सुनाई जाने वाली एक कहानी के बारे में बताता है। तुझे बचपन में बाबा की सुनाई गई कहानी याद है? और उससे पूछता है रूप सिंह से कि बचपन में हमारे पिताजी हम दोनों को एक कहानी सुनाया करते थे, क्या वो कहानी तुम्हें याद है? वे रूप की ओर मुखातिब हुए। उन्होंने रूप की ओर देखा यह जानने के लिए कि क्या उसको वो कहानी याद है। तो उनकी आंखें कुछ ज़्यादा ही चटक हो आई थी। आंखें चटक होने का मतलब उनके जहन में वो यादें ताज़ा हो गई थी। वो कहानी कौन सी थी? वो एक नन्ही चिड़िया वाली कहानी थी जिसे गिद्ध ने कहा था, मैं तुझे खा जाऊंगा। चिड़िया को एक गिद्ध ने कहा था कि मैं तुझे खा जाऊंगा। चिड़िया बहुत छोटी सी थी। नहीं, याद नहीं आई क्या? रूप सिंह से पूछता है, याद नहीं आई क्या? खैर, मैं याद दिलाता हूँ। चल, मैं वो कहानी तुझे दोबारा सुनाता हूँ जैसे पिताजी हमें सुनाया करते थे। गिद्ध के ऐसा कहने पर चिड़िया डर गई। जब गिद्ध ने चिड़िया को कहा कि मैं तुझे खा जाऊंगा तो चिड़िया डर गई थी। नन्ही चिड़िया उससे डर गई थी। पूछा क्यों? उसने चिड़िया ने पूछा उससे, क्यों खाओगे तुम मुझे? तो गिद्ध बोला, इसलिए कि तू मुझसे ऊंचा नहीं उड़ सकती। तू मेरे से ऊंचा नहीं उड़ सकती, इसलिए मैं तुझे खा जाऊंगा। यह अजीब जबरदस्ती का तर्क था। अजीब तर्क था। ये लॉजिक क्या था इस बात में, मुझे समझ में नहीं आया। और फालतू का कोई लॉजिक था ये? नन्ही चिड़िया ने धीरज धरकर पूछा। छोटी चिड़िया कहने लगी धैर्य के साथ, और अगर मैं तुझसे ऊंचा उड़कर दिखा दूं तो फिर क्या करेगा? तो गिद्ध उसके बचकानेपन पर हंसा तो कहने लगा, नहीं खाऊंगा। यानी मुझसे ऊंचा नहीं उड़ सकती इसलिए खा लूंगा। तो चिड़िया ने कहा, अगर तुझसे ऊंचा उड़ के दिखा दिया फिर? तो उसने कहा, तो नहीं खाऊंगा। हंस के उसने कहा। फिर तो दोनों में ठन गया मुकाबला ठन गया, मतलब दोनों में कंपटीशन शुरू हो गया। गिद्ध के सामने भला उस नन्ही चिड़िया की क्या बिसात। गिद्ध ताकतवर बड़ा पक्षी और वो जो चिड़िया थी वो छोटी सी चिड़िया थी। भला उसके सामने उसकी क्या चलने वाली थी। गिद्ध ने लंबे लंबे डैने फहराए, लंबे लंबे पंख फहराए और उड़ गया ऊपर आसमान में। ऊपर और ऊपर और ऊपर और भी ऊपर वो उड़ता चला गया। गिद्ध, चिड़िया उसको देख रही थी उड़ते हुए, वो भी बहुत ऊपर जा रहा है और चिड़िया डर गई। अब उसको लगने लगा कि अब तो मैं इसको हरा ही नहीं पाऊंगी। फिर भी उसने धीरज नहीं छोड़ा। चिड़िया ने हिम्मत जुटाई और सोचने लगी, ऐसे भी मरना है वैसे भी, तो क्यों न मौत से दो दो हाथ करके ही मरूं। चिड़िया मन ही मन विचार करती है कि जब मरना तय है, अगर हार गई तो ये मुझे खा जाएगा, और यदि मैं हिम्मत करके चलती रही उड़ती रही तो फिर सांस फूल जाएगी और मैं मर जाऊंगी। जब मरना ही है तो कम से कम मौत से दो दो हाथ करके क्यों न मरूं। यानी पूरी तरह से वो मौत का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाती है। कम से कम मरने का मलाल तो नहीं रहेगा। यदि मैं हिम्मत के साथ मुकाबला करती रहूं और मर जाऊं तो कम से कम मरने का मलाल तो मुझे नहीं होगा। फिर तो उस चिड़िया ने पूरी ताकत लगा दी थी। उसने उड़ने में लगा कि प्राण ही निकल जाएंगे। चिड़िया को लगा कि अब वो मर ही जाएगी। जान पे खेल गई चिड़िया और सारी ताकत लगाकर उड़ जा बैठी गिद्ध की पीठ पर। तो चिड़िया ने पूरी ताकत लगा दी और वो कहाँ बैठ गई? गिद्ध की पीठ पर, कमर पर बैठ गई। अब गिद्ध उड़ता जा रहा था और चिड़िया उससे ऊपर ही थी। गिद्ध अपनी बेहिसाब ताकत के गुरूर में उड़ता रहा, आसमान की ऊंचाइयों को छूता रहा, आकाश से भी ऊंचा उड़ा। लेकिन चिड़िया को अब कोई डर नहीं था। क्यों? क्योंकि वो तो उसकी पीठ पर बैठी थी। वह हर हाल में उससे ऊंचाई पर थी। पीठ पर बैठने का मतलब ऊंचाई में वो हमेशा उससे ऊपर थी। मौत की पीठ पर ही जा बैठी थी, जो कारण था कि वो अपनी मौत की पीठ पर ही जा बैठी थी। गिद्ध कौन था? उसकी मौत था, उस समय काल था उसका। तो ये कहानी बचपन में रूप सिंह और भूप सिंह के पिता उन दोनों बच्चों को सुनाया करते थे। कहानी का जो मर्म था वो ये था कि हमें कभी भी
हालातों के सामने घुटने नहीं टेकने चाहिए, बल्कि हालातों का डट के मुकाबला करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मृत्यु जो है वो अवश्यंभावी है, वो तो होनी ही है। तो क्यों ना हम वीरों की मौत मरें, और हमें बड़ी सूझबूझ से काम करना चाहिए। तो ये बात जब उसने कही तो उसने रूप सिंह ने अपने छोटे भाई रूप सिंह को ये कहानी फिर से याद दिलाई। कहानी खत्म कर अपने सामने के मंजर को देखने लगे भूप। अब इस कहानी का यहाँ पे क्या औचित्य था कहानी सुनाने का, वो भूप सिंह खुद बताता है कि ये मैं आपको जो कहानी सुना रहा हूँ इसका उद्देश्य यहाँ क्या बनता है, यहाँ कहानी सुनाने का जो लॉजिक है, तर्क है, वो क्या है। उन्होंने बीड़ी सुलगा ली, 2-1 कश खींचे, यानी घूंट भरा बीड़ी का। फिर अपने भाई से कहने लगे रूप सिंह से, तो भूला इसी तरह मैं भी आ बैठा मौत की इस पीठ पर, उसी की जिसने मेरा सब कुछ निगल लिया था। ये पहाड़, ये हिमांग पहाड़ इतना ऊंचा था, और हमारा गांव माही नीचाई में था, तलहटी में था। इस पहाड़ ने हमें बर्बाद कर दिया, इस पहाड़ ने मम्मी और पापा को निगल लिया, हमारे खेत सारे के सारे निगल लिए, और मैं भी इस पहाड़ के ऊपर इसकी पीठ पे ही सवार हो गया, यानी नीचे से मैं ऊपर आ गया और उस पहाड़ की पीठ पे ही सवार हो गया जिस पहाड़ ने हमारा सब कुछ समाप्त कर दिया। धीरे धीरे मलबा हटाता रहा यहाँ का, यहाँ आकर के मैंने मलबा हटाना शुरू किया। यहाँ पहले कहाँ किया? वहाँ पे नीचे तलहटी में थोड़ी बहुत खेती शुरू करी, थोड़ी बहुत ज़मीन साफ करी और खेती शुरू करी। अकेला पहले तो मैं अकेला इसमें लगा रहा, खेत के काम में, खेत का काम मैं अकेला ही करता रहा, ज़मीन को साफ सुथरा बनाता रहा। जब मुझे अकेलापन महसूस हो रहा था तो मैं नीचे से एक औरत को ले आया, माही से एक औरत को ले आया। तो रूप चौकन्ना हो उठा सहसा, उसको लग गया था कि शायद वो औरत हो ना हो, शैला ही हो। तो वो कहता है, कौन? शैला? क्या तुम शैला को ले आए नीचे से? तो कहता है, अच्छा हाँ, अभी तक याद है तुझे शैला? इस बार भूप के चौंकने की बारी थी। भूप इसलिए चौंका कि इसको अभी तक शैला क्यों याद है। बाकी तो ये सब कुछ भूल गया था, लेकिन शैला ही क्यों याद थी इसको। एक क्षण को वह तराशा हुआ चित्तीदार चेहरा स्निग्ध सा होता लगा, यानी जो चेहरा था चित्तीदार था। चित्तीदार का मतलब उस पर थोड़े से दाग थे। दाग कैसे होते थे? पहले माता निकल आती थी उसके, और धीरे धीरे क्या होता, वो चिकना सा चेहरा उसको लगने लगा। एक क्षण को वह तराशा हुआ चित्तीदार चेहरा स्निग्ध सा होता लगा। फिर उस पर एक नामालूम सी धुंध छा गई, उस चेहरे पर अचानक ही धुंध सी छा गई। शैला के आने से खेती फैल गई। वो याद करके बताता है कि शैला के साथ उसका समय जो बीता वो कैसे बीता। भूप सिंह बताता है कि शैला के आने से खेती फैल गई। खेती फैल गई मतलब खेती का विस्तार हुआ, खेती बढ़ गई। बर्फ जमी न रहे सो हमने खेतों को ढलवा बनाया। तो जो खेत होते हैं वो किस टाइप के बनाए उन्होंने? ढालू खेत बनाए। ढलवा मतलब सीढ़ी। एक क्षण को वह तराशा हुआ चित्तीदार चेहरा स्निग्ध सा होता सा लगा। अब तक क्या था चेहरा? चित्तीदार। चित्तीदार किसका था चेहरा? ये चित्तीदार चेहरा किसका था? ये शैला का। लेकिन अब लगने लगा कि शायद वो चेहरा आँख के सामने आ गया। फिर उस पर एक नामालूम सी धुंध छा गई, और फिर वो कहते हैं शैला के आने से खेती फैल गई, खेती का विस्तार हो गया। बर्फ़ जमी न रहे सो हमने खेतों को ढलवा बनाया। ढलवा का मतलब ढालू, सीढ़ी नुमा। मगर एक मुसीबत, पानी कहाँ से आए? अब समस्या ये थी कि उन खेतों के लिए पानी कहाँ से आएगा। एक दिन पानी की खोज में हम चढ़ गए इस हिमांग के साबुत ऊंचे हिस्से पर। तो कुछ हिस्सा तो टूट के लैंडस्लाइड होकर के वो नीचे चला गया था, और जिसके नीचे हमारा खेत दब गया था। अब जो साबुत हिस्सा बचा हुआ था उस पर पानी की खोज में हम ऊपर चढ़ गए हिमांग पर्वत पर। वहाँ हमने देखा कि एक झरना यूं ही उस तरफ सुपिन में गिर रहा था। तो यहाँ से हम देखते हैं कि एक झरना था जो सुपिन नदी में गिर रहा था बह करके, यूं ही मतलब अनावश्यक। उसे मोड़ लेने से पानी की समस्या हल हो सकती थी, मगर बीच में ऊंचा था, यानी पहाड़ काटना था। तो अब वो जो झरने की शुरुआत थी वो चोटी से थोड़ा सा नीचे से हो रही थी,
और इस तरफ झरने को लाने का मतलब था कि पहले हमें उस पहाड़ को बीच में से काटना था, तब वो जाकर के पानी इधर आ सकता था, ये समस्या तब हल होती। हमने क्वार के दिन चुने जब रातों को बर्फ़ जमने लगती थी। तो एक उपयुक्त महीना जब रात के समय बर्फ़ जमती है और दिन के समय पिघलती है, वो महीना हमने अभी इस काम के लिए चुन लिया। किस काम के लिए? उस पर्वत को काटने के लिए। मगर थोड़ी थोड़ी, यानी इतनी भी नहीं कि धार तेज हो। तो हम उस झरने की धार को मोड़ के लाए, इतना ज़्यादा धार को मोड़ के नहीं लाए कि जिससे सब कुछ बह जाए, बल्कि थोड़ी थोड़ी धार हम उस झरने की मोड़ते रहे। इतना भी नहीं कि बर्फ़ जमकर सख्त हो जाए। बड़ी मेहनत की हम दोनों ने। अब दोनों कौन कौन थे उसमें? शैला और भूप सिंह। मगर झरने को मोड़कर लाने में सफल हो ही गए। आखिरकार हमें जहाँ लक्ष्य था हमारा वो मिल गया और हम उस झरने को मोड़ पाने में सफल हुए। जाड़े में तो जम जाता होगा, फिर बर्फ़ से ढक जाता होगा, ये सब शेखर ने पूछा। शेखर भूप सिंह ने कहता है कि झरना तो रात को जब जाड़ा होता है, जाड़े में तो जम जाता होगा, फिर पूरे में बर्फ़ हो जाती होगी। तो भूप ने कहा, अभी ये जम गया जी, अभी देखो सर्दी है, ये जम गया, देख रहे हो ना। लेकिन गर्मी पाएगा तो पिघल जाएगा, लेकिन जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा वैसे वैसे बर्फ़ पिघलेगी। ये पेड़ लगा रखे हैं ना, काफ़ी लकड़ी जमा कर लेते हैं। इन पेड़ से हमें लकड़ी मिल जाती है काफ़ी मात्रा में। 24 घंटे आग जलती रहती है, फिर हम उससे आग जलाते हैं, बर्फ़ से आग को भिड़ा देते हैं, और जैसे जैसे तापमान बढ़ता है वैसे वैसे बर्फ़ पिघलनी शुरू होती है। तो वो रूप सिंह उस समय, क्योंकि अब तो उसका दिमाग केवल शैला में अटका हुआ था, तो फिर कहता है, मगर भाभी कहाँ गई? भाभी कहाँ गई? भाभी कौन? मेरा मतलब शैला भाभी, जो हमारी शैला भाभी थी जिन्होंने आपके साथ मिलकर के खेत, तो उसके बारे में तो कुछ बताओ। तो कहता है, भाई वही तो बता रहा था कि तेरी भाभी के आने से खेती का काम कैसे बढ़ता गया। यानी उसने और मैंने मिलकर के खेती के काम को बहुत बढ़ाया। काम हम दोनों के बूते का न था, फिर उसको बच्चा भी होने वाला था, तो काम इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि हम दोनों के काबू का नहीं रहा था। दूसरी बात कि वो माँ बनने वाली थी, तो हम ले आए दूसरी औरत। तो वो माँ बनने वाली थी और काम ज़्यादा था, तो हम एक दूसरी स्त्री ले आए अपने लिए। अब देखो बहाना किसका था? काम का, कि काम ज़्यादा होने के कारण उसकी देखभाल करने के लिए मैं दूसरी औरत को ले आया। ये तेरी दूसरी भाभी, ये है वो दूसरी भाभी जिनको मैं नीचे से लेके आया। शैला से एक बेटा हुआ महीप। शैला जो पहली पत्नी थी उससे एक बेटा हुआ जिसका नाम महीप है। अब समझ गए ना आप, महीप कौन है? महीप वही है जो घोड़ों पे उनको लेकर के आया था। फिर एक दिन महीप अभी 9 साल का ही था कि उसकी माँ को जाने क्या सूझा कि एक दिन यहीं से कूद गई सुपिण माँ। महीप 9 साल का ही था और उसकी माँ को पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई कि एक दिन यहीं से, जहाँ हम और आप हैं इस समय, यहीं से वो सुपिन नदी में कूद गई। तो ये उसके बारे में वो बताता है। स्तब्ध रह गए रूप और शेखर, भौचक के रह गए। सिर्फ झरने के गिरने के शोर को छोड़कर कोई आवाज़ नहीं थी कहीं। सन्नाटा छा गया, केवल झरने के गिरने की आवाज़ आ रही थी। एक गहरी सांस लेकर बोले भूप। भूप ने कहा, तब से बेटा जो नीचे उतरा तो फिर ऊपर नहीं आया। महीप नाराज़ होकर चला गया और फिर ऊपर हिमांग नहीं आया। मैंने लाख मनाया, बेटा तो मेरा ही है, खून तो मेरा ही है, इसलिए मैंने उसको खूब समझाया, फिर भी कल भी उसे आया देखकर नीचे उतरा। कल जब वो आया था तुम्हारे साथ में तो उसको देख करके मैं नीचे उतरा था। उसके पीछे पीछे दूर तक गया, मगर उसने सुनकर भी नहीं सुना। मैंने उसका आवाज़ तक भी लगाई, लेकिन वो नहीं रुका। देखकर भी नहीं लौटा, देखकर भी नहीं देखा, लौट गया घोड़ी को भगाते हुए और मुझसे बिना बात किए चला गया। मुझे को गुनहगार समझता है अपनी माँ की मौत के लिए। वो मुझे अपनी माँ की मौत का जिम्मेदार मानता है। तो बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।